दहाड़ में आज बात स्मृति ईरानी से। राजनीति में स्मृति ईरानी को 20 साल हो चुके हैं और इन 20 सालों में वो कई चुनाव लड़ चुकी हैं। साल 2004 में स्मृति ईरानी ने पहली बार दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन तब वो कांग्रेस के कपिल सिब्बल से हार गई थी। स्मृति ईरानी ने इसके बाद लंबे वक्त तक चुनाव ही नहीं लड़ा। हालांकि वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर संसद में रही। इस बीच 2009 के चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने रेपिस्ट को मौत की सजा मिलनी चाहिए वाला बयान दिया। अगस्त 2011 में स्मृति ईरानी गुजरात से राज्यसभा के लिए चुनी गई। इस दौरान स्मृति ईरानी बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही और अपने बयानों से सुर्खियां भी बटोरती रही। राजनीति में स्मृति ईरानी ने सुर्खियां बटोरी 2014 के लोकसभा चुनाव से। स्मृति 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी। उस चुनाव में राहुल गांधी से 1,07,903 वोट से हार गई। 2014 में बनी पहली नरेंद्र मोदी सरकार में स्मृति ईरानी को अहम मंत्रालय संभालने की जिम्मेदारी मिली। इस दौरान वो राज्यसभा से ही मंत्री बनी। 26 मई 2014 से 5 जुलाई 2016 तक स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री रही। इसके बाद वो 7 जुलाई 2021 तक कपड़ा मंत्री रही। इस बीच 18 जुलाई 2017 से 24 मई 2018 तक वो सूचना प्रसारण मंत्री भी रही। स्मृति ईरानी ने 2019 में एक बार फिर अमेठी से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस बार उन्हें जीत मिली। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से करीब 55,000 वोट से हराया। 31 मई 2019 को स्मृति ईरानी को महिला और बाल विकास मंत्रालय दिया गया। अभी स्मृति ईरानी के पास अल्पसंख्यक मंत्रालय भी है और आज स्मृति ईरानी भारत 24 के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं। प्रखर, मुखर, कद्दावर नेताओं में से एक स्मृति ईरानी जी यहाँ पर मौजूद हैं। अमेठी जो अभेद किला था उसे बीजेपी को जीत कर दिया। अब 2024 में वही किले पर आप परचम लहराती हुई नजर आएंगी स्मृति जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सेना तो तैयार है, सेनापति भी तैयार है, परचम भी तैयार है। प्रश्न ये उठता है कि युद्ध की इस भूमि पर सामने से लड़ने वाला कौन है? क्योंकि हर दिन कोई नया वाक्य सुनने को मिलता है, हर दिन कोई नया कैंडिडेट प्रस्तुत होता है। तो मुझे लगता है 2024 आते आते दूध का दूध पानी का पानी पुनः हो जाएगा। तो आप अमेठी में ही रहने वाली हैं? मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहती हूँ। 2014 के चुनाव के बाद भी कहा था, 19 के चुनाव के बाद आज तक कहती आई हूँ कि उनमें और मुझ में एक बहुत बड़ा फर्क है। जो अपने आप को घोषित करते हैं या करवाते हैं वो अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। और कार्यकर्ता का स्वभाव ये है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड कर ले वहां से वो व्यक्ति लड़ेगा। तो आपका मैं ध्यान आकृष्ट करूंगी कि मैं साल 2004 में 27 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ी थी चांदनी चौक से, और मैं 2 बार गुजरात से राज्यसभा की सांसद रही हूं। तब भी मेरी पार्टी ने तय किया था मैं कहां से लड़ूंगी, कहां जाऊंगी। 24 में भी मेरी पार्टी तय करेगी। लेकिन फर्क ये है कि 2014 में जब मैं पहली बार अमेठी लड़ने गई थी तो 60% बूथों पर मेरे पास टेबल लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं था। वहां डर का माहौल ऐसा था कि उस खानदान के खिलाफ कभी कोई आवाज अगर उठाने की हिमाकत करता तो उसका राजनीतिक जीवन जो है वो नष्ट कर दिया जाता। तो डर के मारे तब लोग निकलते नहीं थे। 19 आते आते हम हर बूथ पर अपना एक टेबल लगा पाए, इतनी हमने अपनी औकात कर ली। और 19 के बाद 2022 का भी चुनाव हुआ, तब तक हम बूथ पर 20,000 लोग थे। आज हम बूथ पर 60,000 लोग हैं। कोई नहीं से 60,000। तो मैं एक नहीं हूं। जब मैं पहुंची थी अमेठी तो भले ही एक थी, आज हम 60,000 हैं। अजय राय तो बूथ कह रहे पर बीजेपी को 2019 के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह आह्वान था कि हम देश भर में मेंबरशिप ड्राइव चलाएं। तब आपको याद होगा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी और अमेठी में 2019 के बाद 90,000 नए कार्यकर्ता और मेंबर्स जुड़े। तो मैं जो 60,000 गिनवा रही हूँ वो तो बूथ पे काम कर रहे हैं। ये जो 90,000 और गिनवा रही हूँ वो तो बीजेपी के नए सदस्य 19 के बाद बने हैं।
लेकिन आप मुकाबला किससे करने वाली? अजय राय कह रहे हैं राहुल गांधी तैयार है, खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती है वहां से, तो क्या स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी हो सकता है? लोकतंत्र में कौन कहां से कब चुनाव लड़ेगा या लड़ना चाहेगा, ये सबका अपना निजी विषय। अगर किसी पार्टी विशेष में मालिकाना हक गांधी खानदान का है तो ये उनका विषय है। मेरी पार्टी में पार्लियामेंट्री बॉडी डिसाइड करती है। लेकिन जो हवा काट के रखा है सबने कि उनका आना मतलब बहुत बड़ा कोई तहलका हो जाएगा, तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगी, साल 2014 और 19 दोनों चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस का एक कंसोलिडेटेड कैंडिडेट था राहुल गांधी। साल 2014 के चुनाव के बाद एक विख्यात एडिटर हैं प्रभु चावला, उनको मुलायम सिंह यादव जी ने इंटरव्यू दिया था और कहा कि 14 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी अमेठी आए, अपना भाषण करके गए, तब मुझे सोनिया जी ने फोन कर कहा कि 1 लाख वोट मेरे बेटे के लिए ट्रांसफर कर दो ताकि वो चुनाव जीत जाए। अब आप तो गणित समझती हैं, तो 14 में मेरे और राहुल गांधी के बीच 1,07,000 वोटों का फर्क रह गया था। इसका मतलब अगर मुलायम सिंह यादव जी की मेहरबानी नहीं होती, उस वक्त शायद सपा की सरकार नहीं होती, तो जनता ने तो तभी इरादा कर लिया था। 19 में जो मुझे वोट मिला, अमेठी के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली मैं प्रतिनिधि बन गई। मतलब गांधी खानदान भी जितने चुनाव लड़ा, उनको जितना वोट नहीं मिला, उससे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिला। तब भी संयुक्त कैंडिडेट थे राहुल गांधी, अकेले अपने दम पे नहीं लड़े थे। 3 पार्टियां साथ में राहुल गांधी की लड़ी थी और हमारा जो तीसरा कैंडिडेट लड़ा था उसको मात्र 7,000 वोट आए थे। तब राहुल गांधी को लगभग मिले थे 4,13,000 वोट। ठीक, हमारे दोनों के बीच का फासला था 55,000 वोटों का, 55,120 के आसपास। आया 22 का चुनाव। 22 के चुनाव में आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव की बागडोर गांधी खानदान के ही हाथ में थी। श्रीमती वाड्रा कमान संभाले बैठी थी। हमारे यहाँ है 5 विधानसभा क्षेत्र, 5 में से 4 में उनकी जमानत हमने जब्त कराई। और अगर आप जाके इलेक्शन कमीशन पे आंकड़ा पढ़ लें तो 4 सीटें और जो 5वीं सीट जिसमें जब्त नहीं हुई जमानत, उसमें 66,000 वोट मिले थे। कुल मिला के 2022 में कांग्रेस पार्टी को मिला 1,40,000 वोट। मतलब 19 में जब लड़े और 14 में जो लड़े, 14 में हमारे बीच का फासला था 1 लाख वोट का, 19 में मैं 55,000 आगे थी, 22 आते आते कांग्रेस पार्टी का 3 लाख वोट अमेठी में घट गया। तो डींगे हाँकना आसान है, ये जो गणित है इसको समझना थोड़ा कठिन है। ये पूरा गणित आपने समझाया, लेकिन ये इसके पीछे कौन सी वो जिद थी, या अमेठी से ऐसा कौन सा आपका लगाव या रिश्ता था, या फिर राहुल गांधी को जड़ से उखाड़ना था? क्या वजह, क्या था? टारगेट क्या था? तो ये प्रश्न अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि मैंने अपनी जिंदगी में गांधी खानदान को हराने के अलावा कुछ नहीं किया। तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं कि इस देश की मीडिया में मेरा 2 दशकों का योगदान रहा है। मैं मीडिया में 10 साल का एक टॉप पे पोजीशन रख चुकी हूं। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में आकर ही मेरी कोई उपलब्धि हुई हो। राजनीति में भी मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कई पदों पर रह चुकी हूं। और ये 14 के चुनाव से पहले मैं राज्यसभा की सांसद रह चुकी थी। और 14 के बाद लगभग 5 से 6 विधेयक ऐसे हैं जिसको इतने विपक्ष के तनाव के बावजूद सर्वसम्मति से मैंने दोनों हाउसेज में पारित करवाया मोदी जी के नेतृत्व में। स्मृति जी, इसके माने ये है, आप ये कह रही हैं ये बहुत कोई छोटी चीज थी, इसको इतना तरजीह देने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा नहीं था। तो फिर ये गौरतलब है उसका पद बड़ा होगा। और ये भी सत्य है कि जो आज इतना उछल उछल के बोल रहे हैं, उन्हें बड़ा कष्ट होता है ये स्वीकार करते हुए कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने गृह जनपद से 55,000 से एक सामान्य परिवार की महिला से हार गया। ये इतिहास बन चुका है।
वो कह रहे हैं आप मैदान में आ जाएं, वो तो जाओ। चैलेंज कर रहे हैं, अरे कह रहे हैं रोक वायनाड कौन आ रहा जाए है? ना मैंने स्मृति कहा जी। ना, रोक कौन रहा है? इसका मतलब वो अमेठी छोड़ चुके हैं। भागने का इतिहास उनका है, मेरा नहीं है। तो आप वायनाड से चुनाव लड़ मैं सकती है अगर वो दोबारा कह challenge रही हूँ, करें। भागने का इतिहास उनका है। वो भगे थे मेरा नाम देख के, मैं नहीं भागी थी। तो मैं अमेठी से सांसद हूँ। पुनः कहती हूँ, मुझसे कहाँ पार्टी लड़ने को कहेगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन दम अगर इतना है तो अजय राय से क्यों बुलवा रहे हैं? खुद बोल दें। और अगर और दम है तो एक ही सीट से लड़के बताएं ना, सिर्फ अमेठी से लड़के बताएं। तो आप अभी भी ये मानती हैं? मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं तो साधारण कार्य करता हूँ, उनके पास तो पुश्तैनी मिल्कियत है। तो दम है तो अजय राय क्यों बोल रहे हैं? वो खुद बोले ना हमको लड़ना है। और अगर और उससे ज्यादा दम है तो सिर्फ उस एक सीट से लड़के बताएं। और अगर प्रियंका गांधी मैदान में उतर गई दोनों में से कोई भी, मैं खुला कह रही हूँ आज। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? मैं पूरा कह रही हूँ। 60,000 कार्यकर्ता बूथ में हैं, जिनमें से मैं एक हूँ। पहली बार जब लड़े थे, जब कहा स्मृति हूँ, तब मैं अकेली थी। आज हम 60,000 हैं। कोई भी लड़ना चाहे लड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अमेठी को ऐसा क्या दे दिया जो गांधी परिवार इतने सालों में नहीं दे पाए? सेवा। देखिए रूबिका जी, उन लोगों ने वर्षों वर्ष ये राजनीतिक स्टेटमेंट दिया, आप हमारा परिवार हैं, आप हमारे अपने हैं। क्या कोई अपने घर की महिला को खुले में शौच के लिए छोड़ता है? अमेठी में 3 लाख परिवार थे जिनके पास एक टॉयलेट नहीं था। उन्होंने कहा आप हमारे अपने हैं, लेकिन अमेठी में 80% आबादी के पास बिजली नहीं थी। 1,23,000 परिवारों को तो पहली बार मोदी योगी की सरकार ने बिजली का कनेक्शन दिलवाया। अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार रहने को घर मिला। 2 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मिला। 5 लाख वहां पर हमारे किसान हैं, उनको अब किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पैसा मिलता है। आप हैरान हो जाएंगी, अमेठी के पूरे इतिहास में खाद की रैक, ये तो सामान्य बात है, ग्रामीण अंचल है, 90% ग्रामीण अंचल है अमेठी। वहां पर खाद की पहली रैक तब उतरी जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे। जो अपनी पुश्तैनी जमीन पर खाद की एक रैक नहीं उतार पाए। तो लोग कहीं ना कहीं एक इमोशन से जुड़ेंगे, लेकिन आप इमोशनली लोग का कब तक फायदा उठा सकते हैं? अच्छा, ये आप अमेठी में उन्हें चैलेंज कर सकती है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अशोक गहलोत से लेकर कमलनाथ जी से लेकर एवरीबॉडी, हर कोई ये कह रहा है कि ही इज पीएम मटेरियल। तो ट्राई हिम। तो क्या इस बार मोदी वर्सेस राहुल हो सकता है? मुझे नहीं पता, उनके तो अभी अलायंस में ही घोषणा नहीं हो रही ना। हर दिन कोई नया प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आ रहा है। मैं कहती हूँ आजमा ले भैया। तो आपको नहीं लगता है कि राहुल आपको मैं कहती हूँ मोदी आजमा को लीजिए। चैलेंज कर सकते हैं? मैं कहती हूँ, आप उससे पूछें जिसने उसको हराया है। ये भी तो देखिए मैडम। तो मैं ये कहती हूँ आजमा लो। अच्छा, अगर राहुल गांधी नहीं तो हु? मुझे क्या पता, मोदी वर्सेस हु? वो उनकी जिम्मेदारी है। अब आप ये कहें कि हम अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं और वो इतने निकम्मे हैं कि उनकी जिम्मेदारी भी हम निभाएं, ये कैसे संभव है? अच्छा, आपको लगता है ये मैं गठबंधन? इसलिए कह रही हूँ आपको, देखिए जब आप कहते हैं हम एक संयुक्त विपक्ष हैं, हाँ, तो बंगाल में कौन है कैंडिडेट? दिल्ली का आप हाल देख लें, अलग अलग स्वरों में बोलते हैं। आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहते हैं, फिर कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं प्रवक्ता के पास अथॉरिटी नहीं थी, फिर कोई चिंतक है आम आदमी पार्टी के, वो कुछ और बोलते हैं। पहले ये तो तय कर ले बोलेगा कौन, लड़ेगा कौन, फिर देखी जाएगी। ये जो नाम इंडिया उन्होंने दिया है, आपको लगता है ये क्लेवर मूव तो था? देखिए डॉट अलायंस है। डॉट अलायंस? डॉट अलायंस मैं इसलिए कह रही हूँ, मान लीजिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपना नाम घोषित कर दिया कि मैं जलालुद्दीन अकबर हूं, आप बोलेंगे क्या उनको? मान लीजिए कल को कांग्रेस के आईटी सेल ने बोल दिया प्रियंका और राहुल मतलब जय वीरू की जोड़ी, एक अमिताभ बच्चन और एक धर्मेंद्र, आप मान लेंगे क्या?
तो पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए, पहले नाम में ऐसी क्या खराबी थी, उसका क्या बैगेज था, उसकी इतनी जिल्लत क्यों सहनी पड़ी कि नया नाम तलाश रहे हैं? आत्मा क्या है पैकेज के अंदर? आप कह रहे हैं कुछ नहीं बदला है। मैं दोबारा पूछ रही हूँ। वो तो कह रहे हैं एनडीए का कुनबा भी तोड़ेंगे, यहाँ से भी लोग जाकर उनको जोड़ेंगे। मैं वही कह रही हूँ, आपको उन्होंने कोई ऐसी मूलभूत विषय पर अपने विचार रख के बताया क्या? उनके एक विचार को उन्होंने साझा किया, धारा 370 वापस ले आएंगे। मैं आज कहती हूँ धड़ल्ले से, लाके दिखाएं, कैसे लाएंगे? मात्र धारा 370 पे मैं आज चुनौती देती हूँ, अमेठी आ जाएं और जोर जोर से बोले कि हम वापस देश का विभाजन कर देंगे। है हिम्मत? नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज देयर, क्या सोच है उनकी, क्या देना चाहते हैं देश को? वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने माहौल बड़ा खराब कर दिया, मैं तो हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति, तोड़ फोड़ की राजनीति। मैं दोबारा इसीलिए राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल, चलिए माना तो की दुकान चलाते हैं, जगह जगह जा रहे मैं हैं। वही तो कह रही हूँ, माना तो कि धंधे में है दुकान चलाने के, व्यवसाय कर रहे हैं, ये माना ना। कभी आपने इस देश के इतिहास में किसी राजनीतिक पक्ष को ये कहते देखा कि राजनीति मेरे लिए व्यवसाय है, मैं दुकान चला रहा हूं? आज तक नहीं हुआ होगा हमारे देश की राजनीति में। ये पहले सज्जन हैं जो कहते हैं मेरे लिए राजनीति सेवा का माध्यम नहीं है, दुकान है। ये हुआ है हमारे देश में कभी? और दुकान शायद इसलिए किया क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस रहा है खरीदो फरोख्त में, लेन देन का इतिहास रखा है, इसीलिए उनको अब राजनीति दुकान दिखती है, हमको सेवा का माध्यम दिखता है। वो कहते हैं मोहब्बत इसलिए देना जरूरी है क्योंकि देखिए, मोहब्बत की अगर आप बात करें तो मोहब्बत दुकान में बेची नहीं जाती, ना बाजार में ना दुकान में, एहसास है। अब जिसको इस बात का एहसास नहीं कि मोहब्बत एहसास है जो बिकती नहीं, तो क्या कहूँ? तो वो मोहब्बत का जो उन्होंने मुजाहिरा पेश किया था, पहले जाकर प्रधानमंत्री को उन्होंने गले लगाया था। रूबिका जी, हम क्या कवि सम्मेलन करने वाले हैं या राष्ट्र के उत्थान के लिए कोई राजनीतिक गंभीर प्रकल्प पर चर्चा करने वाले हैं? मतलब कभी कभी आप देखते हैं कांग्रेस वाले कहते हैं देखिए कितना अच्छा चॉकलेट बना दिया। मास्टर शेफ का कंपटीशन थोड़ी ना है, प्रधानमंत्री का चुनाव है भैया। शेरो शायरी पढ़ने से क्या चंद्रयान पहुंच जाता वहां? वो तो उस पर भी नाराज है। शेरो शायरी पढ़ने से क्या 80 करोड़ लोगों को मिल जाता मुफ्त का राशन? और वो नाराज क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मोदी वो कर पा रहे हैं जो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो उपलब्धि कर पाएंगे अपने देश के। वो कह रहे चांद कोई बपौती थोड़ी है कि शिव शक्ति वहां पॉइंट नाम दे दिया आपने। तो उनको शिव से इनकार है या शक्ति से? उनको तकलीफ किससे है? मोदी के नामकरण से। लेकिन मोदी ने तो शिव का नाम लिया ना, तो तकलीफ मोदी से है तो शिव को गाली क्यों बकते हैं? उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को थैंक यू नाम तो मोदी ने तिरंगा भी रखा, तो उनको तिरंगे से ऐतराज है। और ऐतराज है इसीलिए तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े होने का नारा दे रहे थे। तो ये मुझे समझ आती है कि कांग्रेस पार्टी को तिरंगा शब्द हमने कहा चांद पर, तो कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है। ये उनके लक्षण दिख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है कि तुमने शिव भगवान का नाम कैसे ले लिया। ये स्वाभाविक है, कांग्रेस तो पहले से हिंदुओं के खिलाफ है और शक्ति के खिलाफ तो है ही जो हिंदुस्तानी हो। आपने ऐसा ही आरोप प्रियंका गांधी पर लगाया था स्मृति मैंने? जी। आपने ये कहा था कि वो वहां अमेठी में जाकर नमाज पढ़ती हैं। क्या मुझे पूरा कहने मामला की था? जरूरत नहीं, उन्होंने अता की थी वहां नमाज, उसके आए तो थे फोटोग्राफ्स। हाँ, पर वो नमाज के अरकान अलग होते हैं। वो हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी। नहीं, मेरा ये मानना है। पर आपको ऐतराज था अगर वो दुआ नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में ये ढोंग बंद होना चाहिए कि आप एक सेगमेंट में गए तो आपने नमाज अता कर ली। इस्लाम का मूलभूत स्वभाव क्या है कि आप मूर्ति पूजन नहीं कर सकते ना, तो आप जो पूजा कर रहे हैं कम से कम उसमें तो आस्था रखिए। तो आप इस्लाम का क्यों इस प्रकार से अनादर करते हैं? अगर मानते हैं वाकई में तो उसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है, शर्मसार होने वाली कोई बात नहीं है।
लेकिन हर धर्म का एक नियम होता है, उसका तो पालन कर लीजिए। आप तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं स्मृति जी। जी। बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगता रहता है कि मुसलमानों को लेकर बीजेपी थोड़ी दूरी बनाकर रखती है। आपके अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, मंत्री जो रह चुके हैं, वो ये कहते हैं हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। आप खुद एक मंत्री हैं और उस अकलियत के मिनिस्ट्री को संभाल रही है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस पर सिर्फ और सिर्फ राज मुसलमानों का है, दूसरी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी उसमें है। लेकिन इस रिश्ते को जो कहीं ना कहीं थोड़ा फॉल्टर्ड नजर आता है, थोड़ा नहीं मैं कह रही हूँ, बहुत हद तक नैरेटिव ऐसा सेट किया गया है, क्या कभी मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख से ज्यादा मुसलमान भाई बहन हैं। ये मैंने आज तक कभी घोषित नहीं किया, मैं वहां से चुन के आती हूँ, जहां से 10 या 11 लाख वोटर्स में से 3-3.5 लाख तो मुसलमान हैं। तो उन्होंने क्या मैं आपको उनकी वोट दिया सांसद है? नहीं हूँ? उन्होंने वोट दिया है आपको? हाँ हाँ, तभी तो जीती हूँ। मेरा विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी इस विरोधाभास को हमेशा जीवित इसलिए रखना चाहती है क्योंकि उनको वहीं से तो फायदा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। महिला बिना महरम के हज पे जा सकती है, निर्णय नरेंद्र मोदी ने लिया। ठीक, कांग्रेस के पास भी तो सत्ता थी। मुस्लिम समुदाय की बहनों के लिए ये एक सरलता का विषय है ताकि वो अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त कर सके। कांग्रेस पार्टी ने ये क्यों नहीं किया? मुस्लिम औरतों को ट्रिपल तलाक से कितनी परेशानी थी। कांग्रेस पार्टी को लगा अगर हमने मुस्लिम औरतों को निजात दिला दिया ट्रिपल तलाक से, हमारा वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। क्यों नहीं किया? उनके पास तो 50 साल से ज्यादा सत्ता थी। मुरादाबाद में दंगे हुए 1980 के दशक में, जो राहुल गांधी कहते हैं मुस्लिम लीग बहुत सेक्युलर पार्टी है, आप मुझे बताएं उसमें नाम उनका निकला है। इतना कुछ आपने किया है तो फिर मुसलमानों के मन में ये शक कैसा कि आप लोग जो भी करते हैं, सीए एनआरसी आ गया, ट्रिपल तलाक आ गया, देखिए आज अगर मैं यूनिफॉर्म कहूं सिविल ट्रिपल कोड आ तलाक, गया, मैं आज अगर कहूं ट्रिपल तलाक, मैं आपको पुनः कहती हूं कि नरेंद्र मोदी ने जब ये निर्णय लिया तो इंसाफ के दृष्टिकोण से लिया। कांग्रेस पार्टी ये निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनका वोट बैंक डैमेज हो रहा था। आपको क्या लगता है 14 और 19 में इतनी भारी विजय के बाद क्या मोदी जी बैठ के आराम से सबको बहला फुसला के अपनी राजनीति नहीं कर सकते थे? उन्होंने कहा धारा 370 हटाएंगे, वो राष्ट्र का विषय है। इन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया। ट्रिपल तलाक इंसानियत का विषय है। क्या आपके घर की बेटी को कोई सड़क पर छोड़ दे जिंदगी भर के लिए उसके बच्चों के साथ, उसकी परवरिश ना करे, ये उनको मंजूर था? तो अगर मोदी वो करे तो गलत और कांग्रेस ना करे तो सही। तो आप लोग ये विश्वास मुसलमानों में बैठा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या वजह है? कौन रोक रहा है? रूबिका जी, मैं आपसे जब आपसे मुखातिब होती हूँ तो क्या मैं आपको मुसलमान की दृष्टि से देखती हूँ कि एक नागरिक की दृष्टि से देखते हैं? कतई नहीं, नागरिक की तो जब दृष्टि से। नरेंद्र मोदी सड़क बनाते हैं तब कहते हैं इसमें सिर्फ हिंदू चलेगा। जब कहते हैं नल से जल देना है तो कहते हैं पानी निकलेगा तो सिर्फ हिंदू पिए। ऐसा नहीं ना, सरकार उनके लिए भी सेवा देती है जिनका वोट उस पार्टी को ना मिला हो। मैं 14 में चुनाव हारी, 14 से 19 के बीच नरेंद्र मोदी सरकार की सभी स्कीमें उस जनपद में लागू थी। कोई गारंटी नहीं थी कि 19 में हम दोबारा जीतेंगे, लेकिन भेदभाव नहीं हुआ। मेरे अपने क्षेत्र का मैं उदाहरण दे सकती हूँ। अगर आज हम कहें कि सिर्फ एक वर्ग का या एक धर्म का नेता उसी वर्ग या उसी धर्म की सेवा दे सकता है, तो क्या हम अपने देश को पुनः मानसिक और प्रशासनिक रूप से विभाजित नहीं कर रहे? हम अब्दुल कलाम जी को क्यों सलाम करते हैं, कलाम साहब को क्यों बोलते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वो एक धर्म विशेष से हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने देश की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में जो योगदान दिया है वो सालों साल हिंदुस्तान याद रखेगा। योजनाओं जब वो राष्ट्रपति बने, या द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से पहली महिलाएं जो राष्ट्रपति बनी, वो क्या बाकी समाजों की राष्ट्रपति नहीं है? हैं? नहीं, पर एक मैसेज तो जा रहा है ना। वो मैं एक शो मैं आपसे वही कहती हूँ, क्या पॉलिसी सिर्फ मैसेज के लिए होना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस ने तो सालों साल एक ही मैसेज दिया, गरीबी हटाओ। हटी क्या? नहीं हटी।
मोदी ने मैसेज नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में अपना ध्यान दिया, इसलिए 13.5 करोड़ लोग गरीबी से उभर कर आए। लेकिन मेरे उस सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे कि क्या मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा? क्या मैं इतना ही कहूंगी, हर हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान को विश्व की टॉप 3 इकोनॉमीज में देखना चाहता है, चंद्रयान जैसी और सफलताएं देखना चाहता है, हर बच्चे को शिक्षित देखना चाहता है, स्किल की दृष्टि से अपने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने देखना चाहता है, जो चाहता है कि PLI स्कीम के माध्यम से, चाहे वो डिजिटली हो चाहे फाइनेंशियली हो, हमारे देश नई बुलंदियों को छुए, वो हर हिंदुस्तानी, धर्म जात उसका चाहे कोई भी हो, वो नरेंद्र मोदी को वोट करेगा। तो बीजेपी को मुसलमानों से कोई एलर्जी नहीं है? मैडम, मेरा नाम ईरानी है। आपको लगता है एलर्जी होती तो मैं आपके सामने बैठी होती। और मैं तो माइक्रो माइनॉरिटी परिवार से हूं। पूरे विश्व में 55,000 बच गए हैं। आप तो माशाल्लाह बड़ी कौम से हैं, मैं तो छोटे से छोटे उसमें से। हाँ। तो फिर तो अब ये मैसेज चला गया है कि माइनॉरिटी सब हैं, एक का राज नहीं। क्या मेरे देश में कोई भी हिंदुस्तानी माइनॉरिटी हो सकता है? देश सबका है ना। ये शब्द ही इस भावना को जागृत करने वाला है कि तुम और मैं मुख्तलिफ हैं। है क्या? दोनों हिंदुस्तानी हैं। तो ये भाव जिनमें बैठा हुआ है उसको आप कैसे, क्योंकि देखिए मैं इस पर लंबी चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके पास माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है। नहीं, मैं दोबारा कह रही हूँ, पहले तो ये गलत फहमी दूर करें कि सिर्फ माइनॉरिटी का काम एक ही मंत्रालय करता है, जैसे औरतों का काम एक ही मंत्रालय करता है, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से जब जनधन योजना के खाते खुलते हैं, वो मेरे विभाग से नहीं खुलते। आज 50 करोड़ खाते खुल गए, उसमें मुसलमानों के भी खाते हैं। अच्छा, वो जब आपसे बात करने आते हैं तो उनके मन में आपने क्या भाव महसूस किया है? जो अकलियत देखिए, अगर आप अकलियत की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें, अगर मोदी पर विश्वास नहीं होता, 4,000 मुसलमान बहनें क्या हज के लिए अकेली जाते हैं? क्या हम सेफली वापस घर आ जाएंगे? बहुत बड़ी संख्या है। अचानक मुस्लिम औरतें तो आपको बहुत पसंद करती हैं, तो फिर मर्दों की बात करता है। मर्दों की बात कीजिए। क्यों नापसंद करेंगे बताइए? वो तो आप लोगों को पता करना है। वो कहते हैं आप बोहरा समाज से कोने में धकेल दिया। नहीं, मैं बोहरा समाज से मिली। सैयदना साहब का मोदी जी के प्रति बहुत लगाव है, उनका बहुत उनके ऊपर आशीर्वाद है। वहां पर तो मुझे कोई ऐसा तंज कसते हुए नहीं मिला। मैं आगा खानी समुदाय से मिली, वहां नहीं मिला। मैं जो शिया समुदाय से लोगों से मिलती हूँ, वहां पर मुझे नहीं, मेरी अपनी ऐसी कोई एक्सपीरियंस नहीं रही जहां पर लोगों ने प्रधानमंत्री जी को उनकी सफलता के लिए अभिनंदन ना दिया हो। तो कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग चाहते हैं कि डर का माहौल रहे, लेकिन अंततोगत्वा सरकार नरेंद्र मोदी की 303 की जब हम सीटें की बात करते हैं, 300 सीटों की बात करते हैं, तो उसमें हर वर्ग, हर धर्म के लोगों ने अपने देश की उन्नति के लिए वोट दिया ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी स्मृति ईरानी, बेबाकी से अपनी सारी की सारी बातों को आपके सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी। 200 रुपए की छूट देने में इतना वक्त क्यों लगा? और बड़ा इंटरेस्टिंगली ये वो वाला वक्त क्यों है जब चुनाव एकदम ही नजदीक है? नहीं, चुनाव तो पीछे भी आए थे, आप भूल गई हैं। नहीं, मुझे कर्नाटक में भी चुनाव थे, तो खामियाजा भुगतना पड़ा ना आपको। नहीं, ना, ऐसा नहीं होता। अब किसी ने पूछा कि पेट्रोल का, डीजल का दाम क्यों नहीं बढ़ा जब चुनाव आएंगे? अरे भाई, 2 साल से नहीं बढ़ा, 2 साल में कितने चुनाव आए हैं? तो ऐसा होता है, हर एक चीज में एक ग्लोबल रियलिटी होती है, सो ही विल डू इट। पर विपक्षी ये कह रहे हैं कि उनके ये जो फैसले लगातार वो अपने अपने राज्यों में ले रहे हैं, उन्होंने आपको प्रेशराइज करके ये करने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, आपकी जो हमारी जो आज का इंटरैक्शन का मीडियम हिंदी है, और मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं कि अगर मैं कोई कोटेशन करूं तो मैं हिंदी में जवाब दूं। हाँ। अब देखिए, कोई भी कांग्रेस का नेता, अगर आप किसी एक दल की बात कर रहे हैं, अगर वो अपने लीडर्स की प्रशंसा ना करें तो दे विल स्टार्ट हैव टू बी लुकिंग फॉर अनदर जॉब्स क्विकली। ठीक है, वो करना है। अब हमारे वी आर ऑन द मून, वी आर ओवर द मून। सारी देश में खूब खुशी है, गर्व है कि वी आर
one of the few countries which has landed on the moon. Okay? वो ये नहीं कह रहे कि हमने ठीक नहीं, वो कहते हैं इसमें क्या खास बात है, पंडित जी ने ये सारा शुरू किया था. बिल्कुल. मैं आपको कहते याद हैं सर. करवाना चाहता हूं पंडित जी का. आई एम एन एडमायरर ऑफ पंडित जी. आई एम एडमायरर ऑफ ऑल दोस पीपल हु प्री 1947 मेड अ कंट्रीब्यूशन, और 1947 में. बट यू नो, लेट अस नॉट बिकम एब्सर्ड इन आवर रिकॉल ऑफ हिस्ट्री. पंडित जी तो ही वेंट ऑन टू हिज हेवनली अबोर्ड इन 1964, और इसरो तो 1969 में बना है. जो टाइम आपने बिताया है इस सर्विस में, चीन को लेकर आप जानते हैं बहुत हमलावर रहते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस. किसको लेकर? चीन को लेकर. चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और वो अलग अलग गांव जा रहे हैं, बाइक से बकायदा गए थे इनफैक्ट, और उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग ये कहते हैं कि हथियाली है, और मोदी आंख में आंख डालकर चीन के ये कह नहीं पा रहे हैं कि पीछे हटो. देखिए, माननीय युवा नेता श्री राहुल गांधी जी कई बार गए वहां चीन. एक मुझे याद है, एक वर्ष ऐसा था वो गए थे, सोनिया जी गई थी, आनंद शर्मा जी गए थे, और फिर वहां के चीन का एक डेलीगेशन आया जिसने पार्टी टू पार्टी एमओयू भी साइन किया. मैं समझता हूं थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करें. जहां तक कि हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है चीन के साथ, वो 2014 के पहले क्या थी और 2014 के बाद क्या है. देखिए, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री. अर्ली 60s में जो हुआ, आई डोंट वांट टू ओपन दैट अप एज अ चैप्टर हियर, बट एज फार एज चाइना इज कंसर्न, और ये जो हमारी अभी की नीति है कि वी कैन लुक समबडी इन द आई, एंड इशू ये है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इशू ये है, आज आप कन्विंस्ड है कि नहीं, चाहे वो हमारा वेस्टर्न नेबर हो, चाहे चीन हो, आज भारत एक ऐसी स्थिति में है दैट एनी ट्रांसग्रेशन, एनी एक्ट which is unfriendly, we are in a position to give a befitting reply. आपने उस वक्त भी काम किया है जब यूपीए सरकार एक अलग किस्म के फैसले लेती थी. आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है जो हमें ये बता सके कि उस वक्त के फैसले कैसे हुआ करते थे. एक एक्स ऑफिसर के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या उस वक्त में और आज की सरकार में चेंजेस हैं? कुछ चेंज तो वैसी चीज होती है, क्योंकि कहते हैं कि विदेश नीति तो नहीं बदलती है, कभी नहीं बदलती, सरकारें बदल जाती हैं. रूबिका जी, ऐसा है, चेंज और कंटिन्यूटी जो है ना, हम सब उसके विद्यार्थी हैं. अगर स्लोली चेंज होती हो तो वो कभी कभी वो जो बदलाव है वो नजर नहीं आता, तो ऐसे लगता है कंटिन्यूटी है. पर जो 2004 और 14 के बीच में, क्योंकि 2004 और 14 का मैं क्यों ले रहा हूं कि उस समय तक मैंने 2013 में रिटायर हुआ. आई वॉज अ रीजनेबली सीनियर ऑफिसर, सेक्रेटरी लेवल. उस समय और अब में एक बड़ा डिफरेंस ये है, दैट पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलिसी पैरालिसिस. आप लोग चाहे वो क्लाइमेट चेंज पे क्या हमारी नीति थी, हमारी पाकिस्तान के पास क्या नीति थी, बाकी विषयों पे हमारा क्या एटीट्यूड था, हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते थे. अभी हमारे खिलाफ, अभी नहीं, आने वाले 10-15 साल के बाद ये होगा कि हम बड़े सख्त डिसीजन ले लेते हैं. शायद डिड वी गो इन टू मच ऑफ अ हरी ऑन सम ऑफ दिस डिसीजन, बट आप ग्लोबल स्टैंडिंग देखिए. 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, हम विश्व भर में 10वें स्थान पे थे एज एन इकोनॉमी. वहां से चल के हम 5वें स्थान पे पहुंचे हैं, पर उसको कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अभी आगे अगले वाले 2-3 साल में हम विल बी वन ऑफ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमीज. तो कुछ तो हमने ठीक किया होगा. तो आपने कहा 2013 तक पॉलिसी पैरालिसिस था, आज क्या है? आज प्रोएक्टिव पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है. उसकी आपको दैट इज रेजोनेटिंग इन द वे G20 की अध्यक्षता आप कर रहे हैं. मैं G20 से मेरी एसोसिएशन रही है. 2008 में G20 बना हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट लेवल पे. पहले वित्त मंत्री के लेवल पे ग्रुपिंग होती थी. और आप देख लीजिए 2010 की समिट या कोई समिट बाद में, कभी भी किसी देश ने जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत इस ग्रुपिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, कभी भी नहीं हुई है. इट्स अ पीपल्स प्रेसिडेंसी. आप देखें थ्रू आउट द कंट्री नॉर्मली प्रेपरेटरी इवेंट्स होते हैं एक दो शहरों में और कैपिटल सिटी में. यहां पे द होल कंट्री इज रेवर्बरेटिंग विद G20. दीप जी, आप ये कह रहे हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत शानदार है और विपक्ष ये कह रहा है कि आपने देश को डुबो दिया है.
विपक्ष ये कह रहा है कि अगर अब जाकर जनता ने आपके विरोध में वोट नहीं किया तो देश को कोई नहीं बचा पाएगा। सीधे तौर पर वो आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आप आंकड़ों से खेलते हैं, इसकी बाजीगरी करते हैं और जनता को परोसते हैं। और जनता, दैट मीन्स द विपक्ष हैज अ वेरी पुअर ओपिनियन अबाउट द जनता। उसका तो मतलब यही हुआ जो आप कह रही हैं, अगर विपक्ष होता है कि जनता, देखिए हम जनता के सामने एक बड़ा मैसेज लेके जाते हैं कि मोदी जी ने यह साबित किया कि गुड गवर्नेंस इज ऑल्सो गुड पॉलिटिक्स। दैट्स व्हाई ही रिपीटेडली विन्स एट द पोल्स, बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट आर रीचिंग द जनता। अब मैं आपको बताता हूं, आप कहेंगे नहीं पर कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल, अरे भाई हमारा वोट शेयर 1% भी नीचे नहीं गया। आप अंतर्यामी हैं क्या? मेरे वाले सवाल आपको कैसे पता चल जाते हैं हरदीप जी? क्योंकि मैं ऐसा है जो बड़ी इफेक्टिव एंकर्स होती है ना, मेरी टीम उनकी साइकोलॉजिकल स्टडी करती है। हमें पता है कि रोहिता जी आप लोग क्या सवाल पूछने वाली है। देखिए एक जगह हमारा वोट शेयर 36% था, 36% रहा। इसका मतलब अगर हम चुनाव हारे हैं, इसलिए नहीं हारे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आई है, हम इसलिए हारे हैं, हमसे गलती हुई है। और वी आर ह्यूमन, जहां हम गलती करते हैं हम गलती को पहचानेंगे पर वो और कोर्स गलती क्या करेक्शन हुई करेंगे। है? क्या गलती हुई है? आप कर्नाटक में अलग हुई है, हिमाचल में अलग हुई, वो तो आने वाला समय बताएगा आपको। नहीं, पर आपने गलती का जिक्र किया, वो गलती क्या थी? नहीं, इलेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, अगर आपका वोट शेयर उतने का उतना ही रह रहा है, ठीक है, तो देयर मे बी समथिंग व्हिच हैज टू डू विद मैनेजमेंट, with strategy, but it's not that the party's popularity has come down. Party's popularity in terms of membership and in terms of outreach is on the rise all the time. और इंडिया की पॉपुलैरिटी के बारे में आपका क्या कहना है? I.N.D.I.A नहीं, वो जो हमारी इंडिया है ना, जिसमें मैं पैदा हुआ था 1952 में, उसमें इंडिया में कोई फुल स्टॉप्स और कॉमा नहीं थे। दैट वाज अ डिफरेंट इंडिया। ये घमंडिया है। ये देखिए, इनके यहाँ 5-6 दावेदार हैं जो अपना चेहरा, वहां पे पोस्टर लग जाते हैं कि ममता दीदी बहुत बढ़िया कैंडिडेट है पीएम के लिए वेस्ट बंगाल में, कहीं और बेंगलुरु में कुछ और लग जाते हैं, अब मुंबई में जाएंगे कुछ और लग जाएंगे। तो ये तय कर लें कि हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं तो इनके कितने दावेदार हैं, और एक कैंडिडेट 1 दिन करेगा या 2 दिन करेगा, वो डिवाइड कर ले। अगर उनको मौका मिला, वो तो मिलने वाला नहीं है, दूसरी बात है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं ये 7 दिन एक बांट देंगे कि एक और दिन क्या आप करेंगे, बनिए, और एक दिन आप बनिए। कोई कॉमन प्रोग्राम पे तो आ नहीं रहे हैं। पर ये तो कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी इस बार 2024 में देखने को मिलेगा। तो क्या मैं फिर अंग्रेजी पे आ जाऊंगा? हाउ कैन यू गेट एन एस टू रन अ हॉर्सेस रेस? आप सीरियस हो गई? नहीं, मैंने किसी के बारे नहीं कहा, मैंने कहा 2 अलग अलग लोगों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो वो कहावत में घोड़ा था और गधा था। मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने कहा कि जब भी कुछ कंपैरिजंस करते हो लाइक प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। फ्रेंच में उसको कहते हैं प्रोड्यूस सिमिलर। तो आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी आपको कभी चैलेंज नहीं कर सकते हैं? नहीं, मैं कौन कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं कहने वाला? वो खुद ही कहते हैं कि ही इज इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स। आई हैव नेवर हर्ड अ क्लियर स्टेटमेंट कि राहुल गांधी जी वांट्स टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज द प्राइम मिनिस्टर। आई हैव नेवर हर्ड दैट। नहीं, लेकिन उनके If you were to make that statement, I could make a comparison. उनके बड़े नेता कहते हैं, अशोक गहलोत कहते हैं, कमलनाथ जी कहते आप हैं। सीरियस हो जाइए। अशोक गहलोत का कॉन्टेक्स्ट है, कमलनाथ जी का कॉन्टेक्स्ट है, वो बेचारे खड़गे जी जो पार्टी के अध्यक्ष है वो चुप बैठे हुए हैं, क्या पता वो ही हो जाए। एम्बिशन तो हर एक में होती है। हाँ, तो वो कन्वीनर बन सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही। नीतीश बाबू ने तो मना कर दिया है। तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो आने वाले दिनों में, भले ही आप उन्हें कुछ ना समझ रहे हो, एक कड़ा चैलेंज, तगड़ा चैलेंज आप लोगों को दे दे? देखिए, मैं हमेशा एक बेसिक पोजीशन पे हूं कि किसी भी सरकार को, हम अपनी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, वी नीड अ क्रेडिबल ऑपोजिशन, वी नीड दैट, बट हु इज टू प्रोवाइड दैट क्रेडिबल ऑपोजिशन? ना कांग्रेस पार्टी में, उनमें जो आपकी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने के लिए जो नंबर चाहिए उससे कम है वो, बाकी ना जो पार्टीज की कॉम्बिनेशन बनती है, अगर ये मिल जाए और एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, देखिए क्रेडिबल ऑपोजिशन की जानकारी तब मिलती है अगर पिछले जो पार्लियामेंट सेशन में है, इफ दे हैड पार्टिसिपेटेड। वो एक शूट एंड स्कूट पॉलिटिक्स करते हैं, एक मुद्दा उठाते हैं, जब हम जवाब देने पहुंचते हैं उस मुद्दे पे वो भाग जाते हैं। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी लाने में, क्रेडिबिलिटी नॉट इन आवर आइज,
credibility in the eyes of the people at large. अगर उनकी ऑपोजिशन, उनकी जनता के बारे ये अप्रिसिएशन है कि हम जनता के साथ कोई बाजीगारी कर सकता है, कोई बेवकूफ बना सकता है, दैट मीन्स दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द पीपल. तो आप इतना कॉन्फिडेंट हैं तो कितनी सीटें 2024 में हरदीप सिंह पुरी साहब कह रहे हैं आप लेकर आएंगे? मैं तो समझता हूं कि आपने यू बीन वेरी काइंड टू मी. जाते जाते आपने वो क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं फुल टॉस तो नहीं, कम से कम रीजनेबली राइजिंग बॉल. मैं आपको आज आपके शो पे विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूं, आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बाय itself will get 10 to 15% more seats than it had in the 2019 election. यानी 303 से कितना पहुंचा? Yes. 315 पार जाएंगे आप? मैं 315 करेंगे या 325 पार करेंगे, मैं बता जो भी सीट्स हैं उससे 10 से 15% मिनिमम एडिशनल आएंगी हमारे 2024 में. भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट्स. बहुत बहुत और आप मेरे को शुक्रिया बुलाएंगे हरदीप ना जी. प्रोग्राम में? नहीं, ये इसी नंबर के साथ, इसी इस आंकड़े के साथ में. चलिए, ये 10 से 15% आप ज्यादा ला रहे हैं कि नहीं? हरदीप सिंह पुरी साहब यहाँ भारत 24 के मंच पर वादा कर रहे हैं कि इस नंबर पर वो एक बार फिर से चर्चा करने के लिए आएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप जी हमसे बातचीत करने के लिए. तो ये थे हरदीप सिंह पुरी साहब जो कि रक्षाबंधन पर तोहफा लेकर आए हैं, 200 रुपए की सब्सिडी लाए हैं.